आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का मूड पॉजिटिव आज के सेशन में। कल जो नए हाईज हमने बनते हुए देखे निफ्टी में, वो आज भी कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए जो ब्रेथ है मार्केट की वो भी पॉजिटिव ही दिखाई देगी। एक एक करके इंडाइसेस लेकर आते हैं आपके सामने। शुरुआत करेंगे निफ्टी के साथ। 22,250 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर दिन के ऊपरी लेवल्स पर कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स में भी 100-125 अंकों की तेजी है, लेकिन बैंक निफ्टी 136 अंक ऊपर कर रहा है ट्रेड। वहीं अगर आप मिड कैप्स को देखेंगे तो मिड कैप्स में कंपैरेटिवली एक्शन ज्यादा दिखाई दे रहा है। मिड कैप्स में इनफैक्ट अब बाइंग एक्सटेंड होते हुए दिखाई दी भी है। मिड कैप का इंडेक्स अब 341 अंकों पर आ चुका है। तो बाकी सारे मेजर इंडाइसेस तो एक दायरे में ही ट्रेड कर रहे हैं, ऑल्दो बायस पॉजिटिव है, लेकिन खरीदारी का मूड दिख रहा है मिड कैप्स में। और इसीलिए जो मार्केट की ब्रेथ है वो भी पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है कंपैरेटिवली गिरने वालों की। 1360 स्टॉक्स हैं जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 871 स्टॉक्स हैं जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार। अगर आप पॉकेट्स भी देखेंगे तो आज फार्मा, रियल्टी, यहाँ पर एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। दोनों ही इंडाइसेस पौने 1% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। अगर आप दबाव वाली पॉकेट्स देखेंगे तो सरकारी बैंकों का जो इंडेक्स है वो लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, 0.5% नीचे है। बाकी सारे सेक्टर इंडाइसेस फ्लैट या फिर मिक्स ही दिखाई देंगे, लेकिन ये कुछ मेजर इंडाइसेस हैं जहां पर कंपैरेटिवली बेटर मूव्स देखने को मिल रहे हैं। एक बार देख लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे संकेतों को भी, और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे बातचीत। यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत जो है वो फिलहाल पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। हल्की बढ़त के साथ यूरोपियन मार्केट्स खुले हैं, लेकिन अगर एशियन मार्केट्स को देखेंगे तो निकेई तेज है। कॉस्पी में हरे निशान में कारोबार, शंघाई भी 0.5% ऊपर है, लेकिन हांगकांग का बाजार लाल निशान में कर रहा है कारोबार। अब दिखाते हैं क्विकली आपको डाउ फ्यूचर्स और साथ ही नेस्डेक का फ्यूचर, क्या रुझान देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स तो पॉजिटिव है, 16 अंक ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं नेस्डेक का फ्यूचर -9 पॉइंट्स की यहाँ पर लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो कोई खास एक्शन अमेरिका या फिर एशियन मार्केट से देखने को नहीं मिल रहा है फिलहाल, लेकिन इंडियन मार्केट्स में सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर देखने को मिल रहा है। एक बार फटाफट से निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और दिखाते हैं, उसके बाद हम ट्रेड्स लेंगे। नीरव छेदा से निर्बंग सिक्योरिटी से हमारे साथ मौजूद हैं। क्विकली दिखाते हैं आपको निफ्टी को कौन से स्टॉक्स की तरफ से सपोर्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। तो HDFC बैंक सपोर्ट कर रहा है 15 अंकों का, रिलायंस 11 अंकों का सपोर्ट कर रहा है, ICICI बैंक और MNM से सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। रैगर्स कौन है? भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स और ITC। हमारे साथ है नीरव। नीरव नमस्कार, बताइए पहले तो इंडेक्स पर रहा है बाजार बंद होने तक निफ्टी बैंक निफ्टी। यस, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, इंडेक्स में बहुत बढ़िया एक ब्रेकआउट आ गया है। यही बात हम कितने समय से कर रहे थे। 22,140 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था जो क्रॉस हो चुका है। अब यहाँ से तेजी ही लग रही है। आई बिलीव कि यहाँ से अब 22,500 तक निफ्टी पहुंच सकती है। तो करंट लेवल से भी बाइंग करी जा सकती है। थोड़ा डिप्स में बाइंग करें। नीचे में अराउंड 22,180 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा फ्यूचर में, और ऊपर में अगेन 22,500 का आपका टारगेट बनेगा। बैंक निफ्टी में भी कल एक बहुत स्मार्ट रिकवरी हुई। उसका जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो बैंक निफ्टी ने रीटेस्ट किया और वहां से रिवर्सल आए हैं। तो मेरे हिसाब से आज बैंक निफ्टी में ज्यादा तेजी आएगी इन द नेक्स्ट 2-3 आवर्स, और यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर में अराउंड 47,500 तक जा सकती है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर्स। तो करंट लेवल से आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीद सकते हैं। नीचे में 46,890 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा, ऊपर में 47,500 आपका टारगेट बनेगा इन फॉर द नेक्स्ट 2-3 आवर्स। ओके, स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई किए हैं क्या आपने? यस, देखिए, दो स्टॉक्स हैं। पहला है भारत फॉर्ज। भारत फॉर्ज में बहुत बढ़िया सेलिंग देखी गई है, मगर बहुत इंपॉर्टेंटली उसका जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट था वो रिटेस्ट हुआ है और वहां से वापस रिवर्सल आया है। तो आई बिलीव यहाँ से भारत फॉर्ज में अच्छी बाइंग आनी चाहिए। इंपॉर्टेंटली ये स्टॉक 1120 के ऊपर चले गया है और यहाँ से अब 1180 और 1200 ये लेवल्स तक भारत फॉर्ज पहुंच सकता है अगले 2-3 दिनों में। तो करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। 1120 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। दूसरा जो मेरा कॉल है वो है बिरला कॉर्पोरेशन पे। अच्छा कंपनी है ये, और राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक में अबाउ दैट 1640 ऑड लेवल जो रिटेस्ट हुआ और वहां से वापस बाइंग आई है। आई बिलीव ये कंपनी भी काफी अच्छा कर सकती है। तो 1670 का स्टॉप लॉस लगाइए ये स्टॉक में और इसको बाय करिए। ऊपर में 1780 1800 के इसके टारगेट दिख रहे हैं। ओके, चलिए, तो बिरला कॉप में खरीदारी करने की सलाह है। 1703 पर फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है।
चलिए, तो ये तो बात हुई ट्रेड्स की। अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने, एक एक करके कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। शुरुआत करेंगे ऑटो एंसिलरी स्पेस के शेयर्स के साथ, जहां पर एक अच्छी तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। उसमें सोना BLW 5.5% ऊपर है। यहाँ PLI की जो खबरें आई हैं उससे मूड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। यूनो मिंडा 3.25% ऊपर, GTKT इंडिया में 4% की तेजी, ग्राशी मोटर्स भी 3% ऊपर कर रहा है कारोबार। साथ ही ऑटो एंसिलरीज के बाद दिखाते हैं हेल्थ केयर स्पेस के शेयर्स। लिंकन फार्मा 9% ऊपर, डिशमैन में 3% की तेजी है, 6% ऊपर ब्लिस जीवीएस फार्मा, पेनिशिया बायो भी लगभग 2% ऊपर कर रहा है कारोबार। कुछ और पॉकेट्स दिखाते हैं, नजर डालेंगे अब एक बार IT स्पेस के स्टॉक्स पर। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना 5% ऊपर है, बेस्ट माइंड 2.5% ऊपर है, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में 2.5% की तेजी, एलेंटेक सर्विसेज भी 2.5% ऊपर कर रहा है कारोबार। रियल्टी में जहां खरीदारी उसे महिंद्रा लाइफ स्पेस 4% ऊपर, फिनिक्स मिल्स 4% ऊपर है, प्रेस्टीज में 3% का मूव, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट 2% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। रेलवे स्पेस के शेयर्स, रेलटेल 4.5% ऊपर, IRCTC 3.5% ऊपर, एयरकॉन 2% ऊपर, राइट्स में भी 2% की तेजी देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। अब दिखाते हैं वो सेलेक्ट पॉकेट्स जहां पर दबाव है। सरकारी बैंक के स्पेस के शेयर्स बहुत ज्यादा तो नहीं फिसले हैं, लेकिन लाल निशान में है। यूको बैंक 1.5% नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.5% नीचे, IOB में 1.5% की गिरावट और बैंक ऑफ बड़ौदा भी 1% नीचे कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। कुछ और स्टॉक्स मिड कैप्स में जो गिरकर कर रहे हैं ट्रेड, उसमें मैक्रोटेक डेवलपर्स 2.5% नीचे है, ग्लैंड में 2% की गिरावट, 2% नीचे GICD और HPCL में भी 2% के आसपास का दबाव आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। तो ये रहे वो मिड कैप्स के सेलेक्ट स्टॉक्स जहां पर दबाव आज के कारोबार में है। लेकिन अब बात करेंगे टेक्सटाइल स्पेस की। दरअसल सरकार इन दिनों टेक्सटाइल सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाने पर फोकस कर रही है। इसी कड़ी में अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी टेक्सटाइल सेक्टर के मेगा इवेंट भारत टैक्स का उद्घाटन करेंगे। क्या होगा इस कार्यक्रम में, किन नए ऐलानों की उम्मीद करनी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मण, बताइए टेक्सटाइल सेक्टर के लिए क्या प्लान एग्जैक्टली सरकार बना रही है? देखिए, दरअसल सरकार चाहती है कि टेक्सटाइल सेक्टर में अभी जो कारोबार होता है करीब $154 बिलियन का, वो 2030 तक बढ़ करके $350 बिलियन तक पहुंच जाए और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में जो अभी थोड़े से धीमापन दिख रहे हैं उसमें और तेजी आए। तो इन दोनों मकसद से सरकार टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत बड़ी योजना तैयार की है, जिस पर अलग अलग मोर्चे पर काम किया जा रहा है। इसमें से एक ये है कि सबसे पहले तो अगले हफ्ते सोमवार को यानी 26 फरवरी को माफी चाहूंगा, PM एक भारत टेक्स का उद्घाटन करेंगे, जो बहुत बड़ा मेगा इवेंट होगा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, जहां 100 से ज्यादा देशों के 300 से ज्यादा प्रतिनिधि आएंगे, निवेशक आएंगे, बायर आएंगे। उनके सामने भारत में टेक्सटाइल सेक्टर की मजबूती को शोकेस किया जाएगा। यहां पे करीब 46 MOU दस्तखत होने के आसार हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के MOU होंगे। और इसके साथ ही साथ सरकार दूसरे फ्रंट पर भी काम कर रही है, जिसमें PLI स्कीम जो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए करीब साल भर पहले शुरू की गई थी, उसका सरकार दायरा बढ़ा सकती है और उसके तहत 10,683 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। लेकिन अब तक करीब मुझे लगता है कि 6,000 करोड़ रुपए आवंटित हुआ है, 64 कंपनियों को दिया गया है। अब इसका दायरा बढ़ा करके मैन मेड फाइबर का दायरा बढ़ाया जाएगा, उसमें नए प्रोडक्ट शामिल किए जाएंगे और बहुत जल्द इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। तो वहां पे PLI स्कीम का दायरा बढ़ाकर नए निवेश लाने की तैयारी है और साथ ही साथ सप्लाई वैल्यू चेन विकसित करने पर जोर है सरकार का। ओके, तो ये है सरकार का मेगा प्लान। 2030 तक कारोबार $305 बिलियन करने का लक्ष्य है और इसी कड़ी में कुछ कदम यहाँ पर आगे जाते हुए सरकार उठा सकती है। शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो 26 से 29 फरवरी तक ये मेगा इवेंट है जो दिल्ली में चलेगा। जो अपडेट्स रहेंगी वो हम लगातार आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन आगे बढ़ेंगे और AI चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के नतीजों ने पूरी दुनिया के बाजारों को जोश में भर दिया है। भारतीय बाजार के लिए ये नतीजे क्या मायने रखते हैं, ये समझाने के लिए मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी मौजूद है। नीरज जी, बताइए, ग्लोबल मार्केट्स में तो काफी जोश दिखाई दिया है इन नंबर्स के बाद, बट एग्जैक्टली क्या रिलेवेंस है इन नंबर्स की, इस कंपनी के नतीजों की, और भारत के पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं? देखिए, एनवीडिया के जो फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स आए वो बहुत ही शानदार थे। जितने भी एक्सपेक्टेशंस थे मार्केट के, सबको बीट करते हुए नंबर कंपनी ने पेश किए और खुद का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का बढ़ के आया और पूरी दुनिया के बाज़ारों में एक तरीके से नई दिशा दिखी। अब डायरेक्टली कोरिलेट कुछ लोग करें या ना करें, लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एनवीडिया ऐसा क्या कर रही है कि इतने शानदार नतीजे और उसको इतने अच्छे तरीके से रिजॉइस किया गया। तो यहाँ समझने वाली बात यह कि पहले तो ये समझ लेते कि एनवीडिया का काम क्या करती है। दो काम बेसिकली करते हैं। AI एनेबल्ड चिप बनाते हैं और AI एनेबल्ड के लिए प्रोसेसर्स बनाते हैं, जिसमें बहुत हैवी ड्यूटी प्रोसेसिंग होती है। AI, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारा डेटा एक साथ
प्रोसेस किया जा सकता है और उसके थ्रू प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल आईटी के नए प्रोडक्ट, नए क्षेत्र में उतरी है कंपनी। इसीलिए वहाँ जितनी भी इस तरह की कंपनियां हैं उनमें भी आपको जोश देखने को मिलेगा। तो गेमिंग इंडस्ट्री बहुत हैवी ड्यूटी प्रोसेसर यूज़ करते हैं, उसमें इनके चिप लगते हैं, प्रोसेसर्स लगते हैं। कंपनी तमाम इंडस्ट्री कैटर करी और बहुत सारी कंपनियों ने इनके साथ टाई अप भी किया है, क्योंकि हर इंडस्ट्री चाहे वो किसी भी जॉब फंक्शन में हो, अब वो चाहती है कि एआई का इस्तेमाल हो, जिसके लिए इनके प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एनवीडिया का रेलेवेंस है और यही इस समय आईटी का रेलेवेंस है। अब इसको भारत की कंपनियों या भारत के आईटी से कैसे जोड़ें? भारत की आईटी कंपनीज बेसिकली सर्विस कंपनी है, यानी प्रोडक्ट सर्विसिंग में है। उसमें इनको अपने आप को एआई से एनेबल करना है, जिससे कि जहाँ जहाँ इनकी सर्विसेज हैं वहाँ जो इस्तेमाल हो रहा है उसको ये सर्विस कर पाएँ। तो भारत की बहुत सारी कंपनियाँ लगातार इससे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, अपने यहाँ ट्रेनिंग करा रही हैं, एआई से रिलेटेड प्रोग्राम्स में जुड़ रही हैं। तकरीबन सारी बड़ी कंपनी एआई एनेबल्ड होने की कोशिश में लगी, लेकिन इसमें वक्त लगेगा क्योंकि गैप है बीच में, और उसकी वजह से जो पुरानी लेगेसी है वो चेंज होती दिख रही है। तो प्योर एआई कंपनी भारत में ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सी कंपनी प्योरली एआई में काम करे इंडस्ट्रियल स्पेस में, लेकिन सारी कंपनियां अब अपने आप को एआई से युक्त बनाने की कोशिश करें, लेकिन इसमें लगेगा वक्त और हर कंपनी के बिजनेस मॉडल को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप उस तरह से मैच कर पाएंगे। तो जो एनवीडिया ने किया या जो माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है या जो इंटेल कर रहा है, उन सब को अगर आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज होगा। इसीलिए इस कंपनी को पूरी दुनिया में बहुत वेलकम किया गया और सारी दुनिया की जो बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं या जो बड़ी प्रोडक्ट कंपनीज़ हैं वो इसका इस्तेमाल कर रही हैं। तो भारतीय कंपनियां भी इससे जुड़ने की कोशिश करें, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा, और जब ये एक साथ सिंक में आएंगी तब आप देखेंगे कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, लेकिन अभी उसमें थोड़ा वक्त है। शुक्रिया नीरज जी आपका ये समझाने के लिए कि नंबर्स कैसे रहे हैं, क्यों ग्लोबल मार्केट्स में इतना दम देखने को मिल रहा है और इंडियन मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से क्या रेलेवेंस है। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें लेकर आएंगे, साथ लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बात करेंगे कुछ और स्टॉक्स की। एक बार आईआरसीटीसी को लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर, जो एक कंसोलिडेट होने के बाद वापस से तेजी दिखा रहा है, 965-66 के आसपास कर रहा है ट्रेड। एक बार देखिए नीरव स्टॉक को और बताइए जिनके पास भी ट्रेडिंग पोजीशंस बाय साइड पर हो उनको अब क्या करना है। सॉरी म्यूट पे हो गया था। बाय साइड पे पोजीशन है तो आई बिलीव कि यहाँ से स्टॉक में एक छोटा ब्रेकआउट आया है 960 के ऊपर। देयर इज अ गुड चांस कि ये स्टॉक 1000 के लेवल्स के पार चले जाएगा, तो वो टारगेट से आप होल्ड रखिए। नीचे में अब जो स्टॉप लॉस आपका बनेगा 945 का बनेगा। अच्छा, आईटी में एक एल&टी टेक सर्विसेज लेकर आते हैं LTTS। यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिला है आज के सेशन में। हालांकि मिड कैप आईटी में बाइंग है आज दिग्गजों के मुकाबले। क्या राय रहेगी एक बार इस स्टॉक पर भी? एल&टी टेक सर्विसेज 117 के आसपास कर रहा है ट्रेड, 2.5% ऊपर है। पिछले 6 महीनों में जैसे ही स्टॉक ऊपर आया है उसका 50 डे मूविंग एवरेज हमेशा उसका अच्छा सपोर्ट रहा है, तो वापस रीटेस्ट हुआ है ये 50 डे मूविंग एवरेज और उसके ऊपर अभी वापस निकला है स्टॉक। आई बिलीव यहाँ से LTTS काफी बढ़िया लग रहा है। मेरे हिसाब से ऊपर में अराउंड 5600 के लेवल बहुत जल्द आने चाहिए, तो वो लेवल्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं करंट लेवल से। नीचे में जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 5300 का बनेगा। तो एल&टी टेक सर्विसेज 2% ऊपर कारोबार करते हुए। अच्छा, एक स्टॉक पे और राय लेंगे, वो है ऑटो एंसिलरी स्पेस से, टायर स्पेस से टू बी प्रिसाइज, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का। 3% ऊपर है ये स्टॉक आज के सेशन में और यहाँ पर एक रौनक देखने को मिल रही है। एक बार देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को, यहाँ अपनी राय और दीजिए, कैसा डेटा बिल्डअप आप देख रहे हैं डेरिवेटिव फ्रंट पर और क्या सजेशन इन स्तरों से? देखिए डेटा में काफी ज्यादा शॉर्ट बिल्टअप था और अभी कवरिंग दिख रही है। आई बिलीव एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है स्टॉक में, तो यहाँ से ऊपर में अराउंड 2450 2500 के जो लेवल्स है वो एक बार वापस रीटेस्ट कर सकता है, तो करंट लेवल से बाय कर सकते हैं ये स्टॉक को। नीचे में 2300 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। तो 2300 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। हालांकि अगर आप ऑटो एंसिलरी पैक को देखेंगे आज तो सोना, BLW,
में अच्छी बाइंग देखने को मिली है। यूनो मिंडेक्स स्टॉक जो लगातार चल रहा है, यहाँ पर हमने एक अच्छी तेजी के बाद एक पॉज आते हुए देखा, वापस से स्टॉक तेजी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिया है। तो ये कुछ शेयर्स है जहाँ पर फोकस बना हुआ है। सोना BLW इनफैक्ट अब 646 पर कारोबार कर रहा है, 33 रुपए की बढ़त। यहाँ पर PLI की खबरों की वजह से भी ये तेजी बनते हुए दिखाई दी। इनफैक्ट राय भी ले लेते हैं। सोना BLW बताइए नेक्स्ट टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप इसमें? 646 पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। आज इसमें एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है, तो उसके हिसाब से जो अगला टारगेट बनता है वो बनता है 710 का। तो वो टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में 620 का स्टॉप लॉस रहेगा। 620 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड भी कर सकते हैं, नई ट्रेड्स भी इनिशिएट कर सकते हैं। फिलहाल 646 पर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें G20 के बाद एक बार फिर से देश में दुनिया के VVIPs का जमावड़ा लगना जा रहा है। दरअसल मुकेश अंबानी के परिवार में इन दिनों खुशियों का माहौल है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की प्री वेडिंग फंक्शन की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। क्या हैं तैयारियां, कौन कौन से मेहमान देश में पधार रहे हैं, बताने के लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी विपिन भट्ट के पास। विपिन बताइए, जामनगर में G20 मोमेंट होने जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्या है अपडेट? जी ऑलमोस्ट G20 या कहें उससे भी थोड़ा बड़ा मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फिल्मी हस्तियां भी ऐड होने वाली हैं। तो वहाँ पर हमने देखा था G20 में कि बड़ी राजनीतिक हस्तियां थी, बिजनेस जगत के लोग भी, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक हस्तियां भी होंगी, बिजनेस जगत के लोग भी होंगे और फिल्मी हस्तियां भी होंगी और देश और विदेश दोनों से होंगी। राइट, तो ये है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग समारोह जो कि 1 से 3 मार्च तक होने जा रहा है जामनगर, जो कि गुजरात में है और यहाँ पर रिलायंस की वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी है, वहीं पर ये होने जा रहा है। अब G20 के बाद VIPs का सबसे बड़ा जमावड़ा आप देश के अंदर इसे कह सकते हैं, जहाँ पर बड़ी राजनीतिक हस्तियाँ, डिप्लोमेट्स, बड़े बिजनेस टाइकून्स, फिल्मी सितारे, ये सब वहाँ पर आपको नज़र आने वाले हैं। और ये होगा 1 से 3 तारीख के बीच में, मार्च में, जब जामनगर एयरपोर्ट पर, अब वैसे तो 1-2 लैंडिंग्स होती हैं रोज़मर्रा में, लेकिन या कुछ और ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे कि 50 से ज़्यादा हाई प्रोफाइल लैंडिंग एक दिन में होती हुई नज़र आएगी। और वो जामनगर एयरपोर्ट को इसके लिए सजाकर अच्छी तरह से तैयार किया गया है। इनफैक्ट जो रास्ता जामनगर एयरपोर्ट से रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स तक मिलता है उसको भी सजाकर तैयार किया गया। राष्ट्राध्यक्ष, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, ग्लोबल CEOs, ऐसे बड़े दिग्गज यहाँ पर शामिल होने वाले हैं इस समारोह के अंदर। अब एक फहरिस्त हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं जिसमें बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग जैसे नाम थे, इवांका ट्रंप थी, लेकिन ये फहरिस्त अभी और लंबी है। आइए आपको बताते हैं कि और कौन मेहमान यहाँ शामिल होने वाले हैं। तो यासिर अल रुमायन, चेयरपर्सन है सऊदी अरमको के, जो कि एक दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी आप इसे कह सकते हैं, वो पधार रहे हैं। बॉब डुडली, पूर्व CEO BP आने वाले हैं। क्रिस्टोफर एलियस, जो कि प्रेसिडेंट है ग्लोबल डेवलपमेंट BMGF के, वो आएंगे। रॉब एल गोल्डस्टीन, ब्लैक रॉक के COO, ये भी पधारने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम लिस्ट में और नाम देखें तो जॉन हैगमन, VP मोनेटाइजेशन मेटा, बर्नार्ड लूनी, पूर्व CEO BP के, और रिचल लॉर्ड, सीनियर MD ब्लैक रॉक APAC की, अमीन H नासिर हैं, प्रेसिडेंट एंड CEO रामको BP। ये नाम आपको बार बार सुनाई देंगे क्योंकि ये वो कंपनियां हैं जिनके साथ रिलायंस एसोसिएटेड है, लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऐसे गेस्ट भी हैं जिनसे रिलायंस की सीधी कोई बिजनेस पार्टनरशिप नहीं है। वीवो नेवो फाउंडर NV इन्वेस्टमेंट्स ये पधारने वाले हैं। नितिन नोहारिया, पूर्व डेन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, हॉवियर ओलिवान माफ कीजिएगा, COO मेटा, ये भी पधारेंगे। और अनुज रंजन, जो कि मैनेजिंग पार्टनर है ब्रुकफील्ड के, ये भी इस समारोह में शामिल होने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये वो बड़े नाम। अब कुछ और नाम मैं आपको बताऊं, जैसे मिशेल रिटर, फाउंडर एंड CEO स्टील पर्लो, यूरी सोला, CEO सनमिना कॉप, मार्क टकर, जो कि ग्रुप चेयरमैन है HSBC होल्डिंग PLC के, और खाल्दुन अल मुबारक साहब, CEO एंड MD मुबादला, जो कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड है। सुंदर पिचाई साहब, इन्हें कौन नहीं जानता, इंडियन है, CEO है अल्फाबेट के, ये भी आएंगे इस शादी में। मार्क कानी, चेयरमैन ब्रुकफील्ड AM, ये पधारेंगे। जो भाई, जो कि CEO है KKR एंड कंपनी, ये भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म, ये आने वाले हैं। केनिचिरो योशिदा, CEO सोनी, ये भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर ब्रायन लेविन, जो कि फाउंडर पार्टनर हैं CCRM न्यूयॉर्क के, ये आने वाले हैं। और साथ में है डॉक्टर थाइस अलियाबादी, ये है एक जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट, दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, ये भी पधारेंगी। तो अनंत राधिका की प्री वेडिंग में
दुनिया भर के वीआईपीज पधारने वाले हैं। ऐसी हस्तियां जो जानी मानी हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र को क्यों ना बिलोंग करती हैं, सब 1 से 3 मार्च के बीच गुजरात के जामनगर में मौजूद होंगे। मौका होगा अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी। शुक्रिया विपिन जी ये डिटेल्स बताने के लिए कि कैसा रह सकता है ये आयोजन और कौन कौन सी हस्तियां शामिल हो सकती हैं। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं मिड कैप मंत्रा में। ब्रेक के उस पर आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे टाइगर रियल सिस्टम्स के डेप्यूटी CEO प्रतिश चौधरी से। नमस्कार।